हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 4। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन है हमारा प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है, तो शाकाहारी होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर क्या है आपका? प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बनाकर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो कहेंगे कि ऐसी श्रृंखला जिसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, या कह सकते हैं कि ऐसी श्रृंखला जिसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, वही श्रृंखला क्या आपका खाद्य श्रृंखला है। यदि बात की जाए कि श्रृंखला के माध्यम से या कुछ डायग्राम के माध्यम से, तो सबसे पहले पॉइंट पर रखते हैं हम सूर्य को, इसके बाद उत्पादक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता और इसके बाद अपघटक। अब इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि सूर्य को सबसे पहले क्यों रखा जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है या जो सूर्य द्वारा प्रकाश निकलता है, उसकी सहायता से जो यह उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यदि बात की जाए कि उत्पादक कौन कौन होते हैं, तो जैसे आपका हरे पेड़ पौधे, घास, यह सभी क्या है? यह सभी उत्पादक हैं। और यह अपने भोजन का निर्माण किसके द्वारा करती हैं? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से करती हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो यह उत्पादक होते हैं या क्या होते हैं आपके स्वपोषी होते हैं। क्या? तो यदि स्वपोषी की बात की जाए तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वही क्या होते हैं? स्वपोषी होंगे, स्वपोषी होते हैं। अब बात की जाए प्राथमिक उपभोक्ता, तो दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह क्या करते हैं? यह उत्पादक को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आपके भेड़, बकरी, कीट, यह सभी आ जाते हैं और क्या करते हैं? जैसे हमने मान लिया कि गाय है या बकरी, वह क्या किसको खाती है? वह घास को खाती है और घास को ही खाकर क्या करते हैं? अपने जीवन का निर्वाह करती है। दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता को ही क्या कहा जाता है? शाकाहारी का, क्योंकि यह प्योर शाकाहारी होते हैं। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, इसके बाद अपघटक होता है। अपघटक के अंतर्गत कहेंगे कि जब जीव क्या होते हैं? जब जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके शरीर को क्या करते हैं? या अपघटित कर देते हैं। उनके शरीर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनके शरीर को पुनः मिट्टी में क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं। दोस्तों, कुछ चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है? सूर्य है। सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या करते हैं? पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। और इसके अंतर्गत सभी हरे पादप आते हैं। इसके बाद आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, जो क्या होता है? शाकाहारी होता है। यह किसको खाता है? यह उत्पादक को खाता है। इसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और यह किसको खाते हैं? यह खाते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता को। और इसी तरीके से फिर तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद लास्ट में आता है अपघटक या अपघटनकर्ता। तो दोस्तों, हमने इसको डिटेल से देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। एक बालक है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, इसका नाम क्या है? राकेश है। पर्यावरण विज्ञान के जो शिक्षक है उनके द्वारा कुछ कार्य दिए गए, लेकिन उस कार्य को वह क्या कर रहा है? समय से प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसमें सुधार लाया जा सके। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होगा, अर्थात यह क्या है आपका? गलत है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, यह भी ज़्यादा प्रभावी नहीं, यह भी क्या है आपका? गलत है। तीसरा देखेंगे, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, यही हमारा क्या है आपका? सही है। अर्थात कहेंगे कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानेंगे, इसके बाद उसको क्या करेंगे? सही मार्गदर्शन देंगे।
हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे यदि किसी बालक को कोई कार्य दिया जाए तो बालक उस कार्य को यदि समय से नहीं करता या उस कार्य को करता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह बालक इस कार्य को क्यों नहीं किया, उसके कारण को जानेंगे। उसके बाद उसका समस्या समाधान करेंगे या उसको उसमें सुधारात्मक उपाय करेंगे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, या जो ग्रीन मफलर शब्द है यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कि जो ग्रीन मफलर शब्द है यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दोस्तों यदि बात की जाए तो जो ग्रीन मफलर शब्द है यही किस प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, या इसके द्वारा हम किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि इसके द्वारा परिवहन जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, और इससे जब सुधार किया जाएगा तो उसकी आवाज़ या ध्वनि कम निकलेगी, और जब ध्वनि कम निकलेगी तो ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है। तो ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है भूमध्य सागर ही क्या करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जो ओजोन दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। तो दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है हमारा कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए ही क्या किया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया और इसी दिन प्रथम ओजोन दिवस मनाया गया। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है ओजोन संरक्षण से। किससे, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम ओजोन दिवस है वह किस दिन या कब मनाया गया, तो 16 सितंबर 1987 को प्रथम ओजोन दिवस मनाया गया और इसी दिन से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन है लैपीस का, यू आकार की घाटी का, वी आकार की घाटी का या जलप्रपात का। तो दोस्तों जो यू आकार की घाटी है इसी का निर्माण क्या होता है, हिमानी द्वारा या हिमनदों द्वारा होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है दूसरा, यू आकार की घाटी का। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। किसके द्वारा, हिमनदों या हिमानी द्वारा होता है। इसका नामकरण की बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, और क्योंकि इस घाटी की आकृति क्या है, इस घाटी की आकृति यू से मिलती जुलती है। हम कहेंगे कि जो यह घाटी है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, जिस तरीके से अंग्रेजी अक्षर का यू है उसी के आकार की है, इसलिए इसका जो नामकरण किया गया है यू अक्षर के आधार पर किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। यदि बात की जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र में तो एक होता है पारितंत्र, क्या होता है आपका, एक पारितंत्र होता है और एक पारिस्थितिकी होती है। तो दोस्तों पारितंत्र जो होता है यह आपका है कि जहाँ पर जो जीव होते हैं वह निवास करते हैं उस स्थान को हम पारितंत्र कहते हैं, और जहाँ पर इन जीवों का या जो जीव पारितंत्र में निवास कर रहे हैं उन जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उन्हें हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, या सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा हाइड्रोजन। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन उत्पन्न करता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। या जो दैत्याकार पांडा यह कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कि चीन में। जो यह दैत्याकार पांडा है यह कहाँ पर पाया जाता है, चीन में। अब देखेंगे कि चीन में ही क्यों पाया जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि चीन में जो है यह बांस अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में बांस चीन में पाया जाता है और बांस को ही दैत्याकार जो पांडा या भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए चीन में ही दैत्याकार पांडा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो दोस्तों यह जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में ही जो क्रिसमस का त्यौहार है यह गर्मियों में मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि यह गर्मियों में क्यों पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्रिसमस का त्यौहार है यह सभी देशों में सेम डेट पर ही पड़ता है, या सेम डेट में या सेम महीने में ही मनाया जाता है। लेकिन समझेंगे कि यह ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्यों मनाया जाता है, जबकि अन्य देशों में यह जाड़े के समय में पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि देख लेते हैं, ये मान लीजिए यह क्या है, आपका ग्लोब है। यहाँ से एक रेखा गई है, ऊपर वाले ध्रुव को कहेंगे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है, जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो सूर्य यहाँ से क्या होता है, या दक्षिणी ध्रुव में चला आता है। यहाँ पर दक्षिणायन होता है। कहेंगे कि सूर्य कहाँ होता है, यह दक्षिणी ध्रुव में होता है। और सूर्य के दक्षिणी ध्रुव में होने से यहाँ पर गर्मी क्या होती है, अधिक होती है, गर्मी का मौसम होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव में ठंड का मौसम होता है। इसलिए यहाँ पर दिसंबर महीने में क्या है, आपका गर्मी पड़ती, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो ऑप्शन है हाथी का, सांप का, गैंडा का या शेर का। तो दोस्तों राइट आंसर है कि जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वह एशियाई शेरों का संरक्षण करता है। चाहे शेर दे चाहे एशियाई शेर दे, दोनों ही सही माना जाएगा। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है यह किस राज्य में है, तो यह आपका है गुजरात राज्य में। कहाँ पर, गुजरात में। दोस्तों याद इस तरीके से भी कर सकते हैं कि गिर में गा आता है और गुजरात में भी गा आता है। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, या प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक अवैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि राइट आंसर, तो उपरोक्त सभी। कहा जाता है कि यह जो प्रेक्षण विधि है अधिक खर्चीली होती है। यदि सही तरीके से इसका प्रेक्षण ना किया जाए तो इसमें क्या होता है, हम जो परिणाम प्राप्त करते हैं वह अधिक विश्वसनीय या वैध नहीं होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम अर्थात कहेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी क्या होता है, जहाँ पर पारतंत्र में उपस्थित या पारतंत्र में रहने वाले जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है कि परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही क्या है, आपका इकोसिस्टम है। कहेंगे कि यही इकोसिस्टम की परिभाषा है। जो जीव हैं उनके समुदाय, या कहेंगे कि उनके वातावरण के बारे में या जीवों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो वही क्या होता है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जो मानव दो पैरों पर चलता है इसका सबसे बड़ा लाभ मानव को क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है
शरीर को अच्छे प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम कर देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। यह क्या है, जब हम दो पैरों पर चलते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि दोस्तों माइंड में क्या चल रहा है उसके अनुसार जब हाथ हमारा कार्य करता है तो वही क्या होता है, वही सबसे बड़ा लाभ होता है दो पैरों पर चलने का। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं और इसके बारे में डिटेल भी देखा। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे को आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।